हाँ जी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सो बच्चों आज हम लोग बच्चों लॉ शुरू करेंगे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, सी इंटर पेपर नंबर टू। तो बच्चों कैसे हम इस सब्जेक्ट को करेंगे, आज हम थोड़ा बेस ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बेस बनाएंगे और अगली क्लास में इसमें लिखना शुरू कर देंगे हम लॉ के जो पार्ट है जो, और कैसे हम काम करेंगे इसका, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो आप लोग अभी मत लिखना कुछ भी, अभी कुछ मत लिखना, अभी सिर्फ मेरे लिए है लिखने के लिए, आप लोगों को नहीं लिखना इसमें से कुछ भी, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भगवान का नाम ले लेता हूं, आप भी जरूर ले लो हर सब्जेक्ट, क्या पता कौन से सब्जेक्ट आपका एम्बिशन बन जाए फ्यूचर में जाके। और सीए वाले लोग इन्हीं ग्रुप 1 के जो 4 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप 2 में ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इसी में ही ज्यादातर लोग प्रैक्टिस करके चलते हैं, ठीक है, काम भी इसी का ही करते हैं ज्यादातर। तो कोई भी चीज आपकी एम्बिशन बन सकती है, वी कांट से एनीथिंग, सो आप लोग अकॉर्डिंगली भगवान का नाम लिया करो। बच्चों सब्जेक्ट है हमारे पास कॉर्पोरेट अदर लॉज, इसमें कंपनी लॉ 60 मार्क्स का 10 चैप्टर्स है, अराउंड 10 चैप्टर्स है इसमें कंपनी लॉ में हमारे पास 60 नंबर में, ठीक है। और आपके पास अदर लॉज हैं, ये 40 मार्क्स का है, इसमें चैप्टर नहीं, इसमें एक्ट वाइज है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, नेगोशिएबल एक्ट भी है और जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन। तो हम कह सकते हैं 4 अप्रोक्सीमेटली एक्ट हैं। चैप्टर्स की ना बात करें तो एक्ट की बात करें, ये तो एक ही एक्ट है कंपनीज एक्ट, और इसमें आपको 10 चैप्टर मिल रहे हैं, वह एक्ट अलग अलग हैं, 4 एक एक्ट हैं हमारे पास। 100 नंबर का ये पेपर है, 30% OMR, 30 नंबर का OMR पेपर है, जिसमें नॉर्मल ऑब्जेक्टिव और इंटीग्रेट केस स्टडी दोनों होकर चलेंगी पेपर में। तो मेरे जो दोनों पेपर है ग्रुप 1 में, दोनों में 30 नंबर के OMR है। आपको क्या लगता है OMR आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है बच्चों क्या अगर पूरा OMR होता ना फिर तो आसान हो जाता। अब क्या है, हमें एक टॉप में पता नहीं किस टॉपिक से OMR आएगा, विकांड से कि 30 नंबर किससे आएगा, तो हमें हर टॉपिक को दोनों एंगल से पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता सारा तो मैं पक्का कह रहा हूं आपके मार्क्स 80+, फिर हम ऑब्जेक्टिव के एंगल से पढ़ते हैं ना, अब हमें दोनों एंगल बीच में लगाने, हमें पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा और इंटीग्रेट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने ये अच्छा काम किया है, मतलब सब्जेक्ट को इससे इंटरेस्टिंग बना दिया अगर हम इस वाइज बात करें। और इसमें हम लोग बच्चों ICAI के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ते हैं, जो कंपनी लॉ है हम स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे। अदर लॉस के लिए आपको मॉड्यूल मिलेगा जो 40 नंबर का, इसके लिए आपको मॉड्यूल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा एक, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें दोनों के 100 नंबर के क्वेश्चन बैंक मिलेगा हमारा, स्कैनर, पास्ट एग्जाम के दुनिया भर के क्वेश्चन, ठीक है, और लगभग 25 अटेम्प्ट से ऊपर के क्वेश्चन, ठीक है, पास एग्जाम के। स्कैनर में MCQ बुकलेट ICAI की, जिसमें लगभग 100 पेज से ऊपर में वर्क है, जिसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं, ओनली ऑब्जेक्टिव, और टेस्ट फॉलोड बाय टेस्ट, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है दोनों तरह से। तो इसमें भी हमारे पास काफी काम है, बट फिर भी इतना लंबा नहीं है, मतलब हम इसको टेक्स्ट के मुकाबले लंबा नहीं है, उसके मुकाबले छोटा है, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल की लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि पेपर में चेक होने के लिए भी वही लैंग्वेज आती है, तो अच्छी बात है, हम स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, लैंग्वेज सारी नोटिंग स्टडी मटेरियल के 100% नोटिंग है, और कॉपी बनानी है आपको, कॉपी बनाने कंपनी लॉ की, अदर लॉ की कॉपी नहीं बनानी, उसकी नोटिंग मॉड्यूल के अपोजिट पेज पे होकर चलेगी, ठीक है। तो इसकी भी एक कॉपी बढ़िया सी बना लो, और 100% नोटिंग है, आप देखना, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप कहोगे यहाँ बैठ के इतने आसान होते हैं एग्जाम के, इंटर के क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, क्योंकि हम स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो डिटेल कवरेज करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अच्छी बात हमारे लिए ये है बच्चों, आज से 4 अटेम्प्ट पहले मैं कंपनी लॉ का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ाता था, बट व्हाट आई हैव एनालाइज्ड एट दैट टाइम, मार्क्स ना पीछे से थ्योरी में आ नहीं रहे थे,
तो 60, 65, 70 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे थे। तो व्हाट आई एनालाइज की आई नीड टू चेंज। तो मैंने 4 टर्म पहले, मतलब 2 साल पहले इसको स्टडी मटेरियल से कर दिया। अब इसमें 80s की रेंज में मार्क्स आने लग गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों नॉर्मल बुक पढ़ने से ना, एक तो उसमें मैटर कम होता है, दूसरी बात उन्होंने आधी लाइनें वैसे काट पीट के लिखी होती हैं, स्टडी मटेरियल में प्रॉपर डिटेल में है, और इससे बाहर कहीं का क्वेश्चन भी नहीं आता। सबसे अच्छी बात है। तो मेहनत तो लगती है, 15 से 20 लेक्चर एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें, लेकिन हमें तो मार्क्स देखने हैं। तो अब हमारा क्या है, जैसे फाउंडेशन में भी हमने काम किया, हमने समरी बनाई सेक्शंस की, शुरू में एंड में। इसमें फाउंडेशन में तो मैं एंड में समरी बनाता हूं, इसके लॉ में आप देखना मैं शुरू में समरी बनाऊंगा, बीच में समरी बनाऊंगा, एंड में समरी बनाऊंगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ आपको स्कैनर, स्टडी मटेरियल की सब टिक मार्किंग इसके अंदर होगी। तो यहां पे हमने बहुत डिटेल कवरेज की है। अगर ग्रुप 1 के अंदर सबसे मुश्किल कोई पेपर है रिजल्ट वाइज तो वो लॉ है, लेकिन अब हम इसमें अचीवमेंट ले चुके हैं, हमारा बच्चा अब इसमें फेल नहीं होता जब से हमने स्टडी मटेरियल को इसको अडॉप्ट करके चला है। और सेकंड थिंग, इसमें आराम से 55, 60, 65 नंबर आराम से आ जाएंगे आप लोगों के, और अच्छा पढ़ोगे तो 80 तक भी, 90 तक भी नंबर आ जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ हमें इसकी टेस्ट के अंदर जो हम इसकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग है, हमें उसके ऊपर भी काम करके चल रहे हैं, तब जाके हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि बच्चों ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं, टेक्स्ट प्रैक्टिकल हो गया, कोर्स प्रैक्टिकल हो गया, अकाउंट्स प्रैक्टिकल हो गया, लॉ थ्योरेटिकल हो गया। तो इसमें अब हमारी कवरेज है, और ये मैंने फाइनल से सीखा। जब मैं फाइनल का लॉ पढ़ा रहा था ना, तो मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ाया, वहां हम 90 तक मार्क्स ले चुके हैं फाइनल के लॉ में, मैं आपको बताऊं। और तो फिर मैंने लगा इंटर को भी हम स्टडी मटेरियल से करते हैं, तो उससे मार्क्स बढ़े हैं, पेपर में बच्चों की नॉलेज बढ़ रही है, और डाटा भी ज्यादा अच्छा कलेक्शन होकर चल रहा है। समझ आया पॉइंट सभी को? तो अभी हम कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। आज हम कंपनी लॉ का बेस बनाकर चलेंगे। बच्चों ये मटेरियल से बाहर कुछ भी नहीं है, मेरा प्रॉमिस है। मैंने कोई एग्जाम के क्वेश्चन स्कैनर के खुद तो बना नहीं रखे, जब मैं लिखवाऊंगा आप देखना नोटिंग के बाद एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व, टिक 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 लग के सॉल्व हो जाएंगे। और नोटिंग 100% है। लास्ट डे पेपर नंबर 2 है, अकाउंट्स के बाद एक छुट्टी होगी, किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं है, ये नोटिंग विद एग्जांपल्स 100% होगी। कोई क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से भी, कोई क्वेश्चन स्कैनर से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट लास्ट नोटिंग 100% विद हेडिंग्स और एग्जांपल्स पूरी होकर चलेगी। समझ आया पॉइंट? तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, और इसी की वजह से हम लोग थ्योरी में टिके पड़े हैं मार्केट के अंदर, और हर बार हमें एडवांटेज मिलता है इस बात का, आपकी काइंड नॉलेज के लिए। पिछली बार भी 4 बच्चों ने मुझसे पेन ड्राइव ली लॉ की, तो भी एक बच्चे ने 85 मार्क्स लिए और 3 की एग्जाम्शन आई। तो बच्चों सीरियसनेस के ऊपर है, और उन्होंने टेस्ट भी नहीं दिए, मैं आपको सही बताऊं, उन्होंने टेस्ट भी नहीं दिए। और जो क्लास में बैठते हैं उनके जरूरी नहीं है कि 70 नंबर भी कईयों के आए हों, ठीक है ना, क्योंकि क्लास वाले मजे बहुत करते हैं, ठीक है। तो आपने मजे नहीं करने, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि बच्चों जब पेन ड्राइव वाला 85 मार्क्स ले सकता है यही मटेरियल पढ़ के, तो क्लास वाले क्यों नहीं ले सकते? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्लास वालों को थोड़ी मस्ती आ जाती है, ठीक है ना। तो मस्ती का काम घर पे, और पढ़ाई के समय पढ़ाई, घूमो फिरो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पढ़ाई की कोर्स पे कोई भी काम नहीं होना चाहिए। बच्चों हमारे लिए तो क्या है, ये बैच लेना एक सिस्टम है। एवरी टाइम स्टूडेंट्स कम, वी टेक द बैच ओवर, स्टूडेंट आउट गोज आउट, बट बच्चों आपके लिए करियर है, तो मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं, उसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। समझ आई बात? नॉलेज वाइज, टॉपिक वाइज मैं डील करूंगा। आप मुझे बताना सर ये टॉपिक नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा एग्जाम के, किसी एग्जाम का, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, बट जो आपका काम है आपको ही करके चलना है। चलिए शुरू करें। तो बच्चों लिखेंगे, अब कॉपी में शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 कंपनी लॉ, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर पेपर में कवरेज देगा आपको। बच्चों मैंने बेसिक नहीं करा रहा मैं कंपनी लॉ का, बीकॉम वालों ने बेसिक कंपनी लॉ का बीकॉम में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है ना बच्चों, बीकॉम में कंपनी लॉ सेकंड ईयर में होता होगा। फाउंडेशन वालों को मैंने फाउंडेशन में करा रखा है। लोग जब कंपनी लॉ शुरू करते हैं पहले चैप्टर से करते हैं, मैं 8वें चैप्टर से शुरू करता हूं। 10 चैप्टर हैं, पहले मैं 8वां कराऊंगा, फिर 9वां कराऊंगा, फिर 10वां कराऊंगा। कंफर्म पेपर है 8,
9 और 10 पेपर में 28 मार्क्स से ऊपर की वेटेज देगा। समझ आई बा? पहला चैप्टर से 5 मार्क्स की वेटेज देगा। समझ आया? बच्चा शुरू में बहुत सीरियस होता है पढ़ने में, जोश होता है, सीए इंटर, ठीक है ना, शुरू में अच्छा पढ़ता है, इतने में तो मैं 30 मार्क्स की तैयारी करा दूंगा आपको। समझ आई बा? तो इसलिए मैं पहला चैप्टर द डेफिनेशंस लाइक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। और कोई ये नहीं समझने में दिक्कत आएगी बच्चों, लोग क्या करते हैं फर्स्ट चैप्टर से कराते हैं तो वो तो समझ आना ही है, नॉर्मल सा टॉपिक है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। हमारे सिलेबस में मैं आपको बता दूं अराउंड 1 से लेके 148 सेक्शन है। कंपनीज एक्ट के टोटल 470 सेक्शन हैं। हमारे सिलेबस में 1 से लेके 148 तक सेक्शन है और 149 से सीए फाइनल में शुरू हो जाता है, डायरेक्टर से शुरू हो जाता है 149 से, ठीक है ना। 148 सेक्शन है, बीच में 1-2 सेक्शन और भी आ जाएंगे, बट मेनली यही सेक्शंस है जो सिलेबस का पार्ट है और अपर पार्ट आप सीए फाइनल में पढ़ के चलोगे। तो 6 से 8 नंबर की वेटेज है। अभी 1 मिनट लिखना मत, 1 मिनट। जो चैप्टर 8 है उसमें सेक्शन है 123 से लेके 127। जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें 128 से लेके 138 और जो चैप्टर नंबर 10 है 139 से लेके 148। ये है 3 चैप्टर। समझ आई बा? और ये लास्ट के हैं, अपर लेवल के हैं, कहने का मतलब है ये पहले सीए फाइनल में होते थे, फिर इंस्टीट्यूट ने फाइनल से निकाल के इसको इंटर में ले आया, ठीक है, न्यू कोर्स में। पहले ओल्ड कोर्स में कभी भी नहीं चैप्टर नहीं होते थे कंपनी लॉ में, लेकिन अब ये न्यू कोर्स के अंत, तो इसमें हमें स्कैनर में सीए फाइनल तक के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चों पहले फाइनल में था, अब ये इंटर के अंदर आ गया है। तो आप दिखाओगे सर फाइनल में भी इतने आसान क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन वहां भी आसान आते हैं, ठीक है। और बस प्रेजेंटेशन का खेल है, कंटेंट का खेल है, स्टडी मटेरियल पढ़ लो तो फिर बात ही क्या है, पेपर में कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। ये लिखना चाहो लिख लो, कोई बात नहीं, सेक्शंस लिखने में कोई हर्ज नहीं है हमारे लिए। समरी ऑफ टॉपिक्स, पहले चैप्टर की समरी, इसमें मैंने बहुत समरीज बनाई है बच्चों लॉ में। आपको जगह जगह पे लर्न करने के टैक्टिक्स, स्कीम्स मैंने बहुत अपनाई है, और खासकर उन चैप्टर्स में जहां पता 8-10 नंबर का पेपर है, पेपर के अंदर। समरी ऑफ टॉपिक्स, सबसे पहला डिविडेंड 235 के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड 124, IEPF 125, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स, and bonus shares, to be held in abeyance, or punishment for failure to distribute dividend. सेक्शन 127। तो मैंने सेक्शन पहले पेज पे लिख दिया आपके लिए, बीच में भी लिखूंगा, लास्ट में दोबारा लिखूंगा, लास्ट में दोबारा लिखूंगा। एक बार लिखो फिर इसको समझते हैं। आज मैं कुछ नहीं कराऊंगा आपको, सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखवानी है बस। आज बेस बनाऊंगा आपका, लगभग जो भी टाइम है हमारा इस सब्जेक्ट का, आप देखना बेस बनते ही जब अगली क्लास में लॉ लिखूंगा आपको प्रैक्टिकली समझ आना शुरू हो जाएगा लॉ के। हम रट्टे नहीं लगाऊंगा, बहुत कम टॉपिक्स हैं बच्चों, 90% हम लोग लॉजिक्स पे चलेंगे। वी हैव द लॉजिक्स, ठीक है ना, किसका लॉजिक क्या है और उसके थ्रू लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, rather देन सिर्फ लॉ को लर्न करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, हम इस तरह से नहीं पढ़ के चलेंगे। अब बच्चों डिविडेंड की डेफिनेशन सेक्शन 235 में, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123,
अनपेड डिविडेंड 124, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड 125, राइट ऑफ डिविडेंड इन होल्ड अबेंस का मतलब होल्ड होता है, डिविडेंड को होल्ड में रखना 126, और डिविडेंड टाइम से नहीं दोगे तो उसके लिए पनिशमेंट है 127। तो आप देखो 123 से 127। बिलीव मी बच्चों, जब ये टॉपिक सीए फाइनल में था मैं इसको 2 लेक्चर में करा देता था। मैं तब भी पहला लेक्चर इसी का लेता था 2 लेक्चर में, तो वहां 5 नंबर का क्वेश्चन आता था और पक्का ठीक होता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी। लेकिन जब से इंटर में आया इस पे मैं 7 लेक्चर लूंगा, 7 लेक्चर। फाइनल में 2 थे, इसमें 7 में भी खत्म हो जाए तो भी बड़ी बात है। लॉजिक क्या है, ये जो इन्होंने इंटीग्रेट केस स्टडी डाली है और ऑब्जेक्टिव डाल दिया है, इसकी वजह से पेपर पढ़ाने का स्टाइल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर वो सिर्फ सब्जेक्टिव पूछते हैं हम अलग एंगल, अब क्या है सब्जेक्टिव भी है, इंटीग्रेट भी है और नॉर्मल ऑब्जेक्टिव भी है। हर किसी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, कहीं से भी पेपर आ जाएगा। समझ आया पॉइंट? इसीलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी एज कंपैरेटिवली, ठीक है। और कई बार सेक्शन भी पूछ सकता है, एक आधा ओएमआर में, ज्यादा तो नहीं पूछता, एक आधा, तो उसके लिए हम समरी पहले से ही बनाकर चल रहे हैं। ये क्या होता है हमारे पास। फिर आपके पास लिखते हैं मीनिंग ऑफ डिविडेंड। मीनिंग ऑफ डिविडेंड, कलरफुल पेन का यूज करो, लिखते समय बढ़िया कॉपी बनाओ, नोट्स बड़े अच्छे बनेंगे, लास्ट में पढ़ते हुए आपको क्या होगा, बढ़िया होगा, आपको भी फायदा होगा एट द एंड ऑफ डे, जितने साफ सुथरे ये बनेंगे। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। ये है स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ लॉ। बच्चों ये है स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ लॉ। डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड, ऐसा लिखा है लॉ में। डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम, इतनी सी डेफिनेशन है स्टैट्यूटरी 235 में। इससे हमने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन निकाली। देयर आर 2 types of dividend. Final dividend, interim dividend. There are 2 type of dividend. जब लॉ मेकर ने बोल दिया इट इंक्लूड्स इंटरिम, तो इसका मतलब कुछ और भी होगा, कुछ और भी होगा। तो हमने इंटरप्रिटेशन निकाली, एक फाइनल होता है और एक क्या होता है, इंटरिम होता है। ठीक है, डन है। अब आपने लिखना नहीं है, बस अब आज अगली क्लास में इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अब मैं जो समझा रहा हूं समझना, कोई नोटिंग नहीं करेगा, रफ नोटिंग है, समझने के लिए आपके माइंड सेटअप आपको लर्न हो जाएगी थोड़ी देर में अभी चीजें, ठीक है। माइंड सेटअप के लिए बस इतना सा लिखना है आज हमने, डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। व्हाट हैपेंड, ये चैप्टर बना क्यों और इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। व्हाट हैपेंड इन लॉ, क्या हुआ कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। लिखना नहीं है, कोई भी लिखेगा नहीं। बच्चों ये पर्सन है, इसके पास मनी है, मनी, गांधी जी हैं। अब ये सोचता है पैसा घर में रखे रखे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, तो मैं ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है पैसे को, पैसे से पैसा बनाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। तो जब ये पर्सन पैसे से पैसा बनाना चाहता है तो ये सोचता है कि मैं कैसे पैसे से पैसा बनाऊं। ये लगाता है पैसा एफडी में, फिक्स डिपॉजिट। इसको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अगर ये पैसा एफडी में लगाता है तो बदले में इसको क्या मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट। बोलिए यस और नो। चलिए, तो इसको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो जब पर्सन पैसा लगा रहा है तो उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, नो डाउट। अब मुझे आप बताओ
एफडी में लगाया तो ब्याज, इसने डिवेंचर में लगाया किसी कंपनी के, वहां भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बोलिए यस और नो। इसने ये पैसा किसी को लोन दे दिया, वहां भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इसने ये पैसा किसी पॉलिसी में लगा दिया तो वहां पे मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलेगा। बोलिए यस और नो। प्लस लाइफ क्या हो जाएगी? सिक्योर। बोलिए यस और नो। ठीक है। तो जब हिंदुस्तान में कंपनी सिस्टम आया तो इस पर्सन को लोगों ने इनकरेज किया, भाई तू ये पैसा किसी कंपनी में लगा, किसी कंपनीज में लगाओ। तो इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे होगी कि नहीं होगी कि आप भी इसको कुछ पैसा रिटर्न में देके चलोगे? बोलिए यस और नो। जब फिर मैं एफडी क्यों ना करा लूं, फिर मैं सेविंग अकाउंट में क्यों ना रख दूं? हर चीज में मुझे ब्याज मिल रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न ऑन क्या मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। सो आई नीड मनी ऑल्सो इफ आई इन्वेस्ट इन दी कंपनी। मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो यहां से कंसेप्ट आया बच्चों किसका? डिविडेंड का। यहां से कंसेप्ट आया क्या? डिविडेंड का। शेयर होल्डर को दो तरह की कमाई मिलती है, शेयर होल्डर को दो तरह की कमाई मिलती है कंपनी में पैसा लगाने की वजह से। फर्स्ट कमाई रेगुलर बेस पे जो ईयरली डिविडेंड, और सेकंड कमाई शेयर बेचने से कैपिटल गेन। जब शेयर बिकने पे जो प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन। ठीक है। तो ये पर्सन जब कंपनी में पैसा लगाएगा तो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रखता है। तो कंपनी ने देखा कि लोग हमें पैसा नहीं दे रहे क्योंकि हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, तो वहां से कंसेप्टलाइज हुआ किसका? डिविडेंड का। पॉइंट समझ आया? ऊपर से पहली बात तो इसीलिए डिविडेंड का कंसेप्ट आया। दूसरी बात, लॉ मेकर इतने स्ट्रिक्ट हैं, जब भी आप कंपनी से पैसा विड्रॉ करोगे, वेन एवर यू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंपनी, ऑलवेज लॉ बीच में आ जाएगा। पैसा दोगे कंपनी को तो कोई इशू नहीं है, शेयर एप्लीकेशन पे दे दो, लेकिन जब आप पैसा लोगे कंपनी से तो लॉ मेकर बीच में आएंगे ताकि पैसे का मिसयूज ना होकर चले। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने सेक्शन नंबर 123 से 127 बनाया है कि लॉ में सेक्शन होगा, कंपनी नीड टू फॉलो दीज सेक्शंस एंड व्हेन यू पीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हेन गो टू द ऑडिट, तो बच्चों वो लोग चेक करेंगे कंपनी ने डिविडेंड देते समय लॉ की कंप्लायंस करी है या फिर नहीं करी, पैसे का मिसयूज तो नहीं करके चला। पॉइंट समझ आया सभी को? अब दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना कुछ नहीं किसी ने भी, क्या डिविडेंड देना मैंडेटरी है? क्या डिविडेंड देना हर साल जरूरी है? बोले। क्या डिविडेंड देना, नहीं वो बात नहीं है, प्रॉफिट या बोली बात नहीं है, देना जरूरी है या नहीं है, बस ये क्वेश्चन है। बोले। हाँ जी बच्चे आप बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, लॉ कहता है, ये आपकी समझ है, अगर आप दोगे शेयर होल्डर खुश तो रहेंगे, समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है। नहीं दोगे तो आपके पास या तो पैसा कम है या आपके प्रोजेक्ट के लिए पैसा आपको ज्यादा चाहिए तो देने के लिए बच कम रहा है, मतलब योर फंड्स आर बिजी इन अदर प्रोजेक्ट्स। चॉइस आपकी है। लॉ में कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड देना मैंडेटरी है। या आप देखो स्कीमें आपकी हैं, हमने तो आपको कह दिया देना चाहो दे लो, दोगे तो कुछ रूल्स क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, बात ही खत्म होगी। इफ यू हैव नॉट पेड डिविडेंड दिस ईयर, rules of 123 to 127 shall not apply on such company. If you pay the dividend, then section apply होंगे आपके ऊपर, rules क्या होंगे? अप्लाई होंगे। बोलिए yes or no? डन। तो पहली बात माइंड में आई, कोई देना मैंडेटरी, दोगे तो लोग रिटेन रहेंगे, देना भी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई मैंडेटरी नहीं किया, ये आपकी इच्छा है। दूसरा क्वेश्चन, क्या बिफोर डिविडेंड किसी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना जरूरी है? पहले फ्री रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना जरूरी है? नो। 1956 में ऐसा होता था कि डिविडेंड देने से पहले कुछ पैसे फ्यूचर के लिए सेव किए जाते थे और उसके बाद डिविडेंड दिया जाता था। नए कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करना चाहो रिजर्व में रख लो, नहीं करोगे
मान लो आपके पास 100 रुपया प्रॉफिट है, एग्जाम्पल, आपने 20 रुपया बांट दिया, तो 80 रुपया ऑटोमेटिकली कहां जाएंगे? रिजर्व में तो जाएंगे। कहां पे जाएंगे? रिजर्व में। तो 1956 में क्या था? पहले रिजर्व में डालना जरूरी था। 2013 में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा तो कोई भी नहीं बांटता। आपकी कमाई 100 रुपया, 100 रुपये थोड़ा खर्च दोगे, कुछ तो बचाते हो। सारा तो कोई भी नहीं बांटता। तो रिजर्व में पैसा बचाओ तो जाना ही है, तो पहले रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। ओके, डन, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन क्या देना मैंडेटरी है? नो। क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है? इच्छा है करना चाहो कर लो, अदरवाइज मत करो, आपकी कोई इशू नहीं, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। इफ यू पे द डिविडेंड रूल शैल अप्लाई, नो डिविडेंड रूल शैल नॉट अप्लाई। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अब हमने कहा डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। अब बच्चों हमारे पास आप ये देखो, ये एक डाटा हम बना रहे हैं, 1/4/21, 31/3/22, साल खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर 21 और क्या 22। हाँ बच्चों, फाइनेंशियल ईयर 21 और क्या 22, फाइनेंशियल ईयर 21 और क्या 22। ठीक है बच्चों, 21-22 फाइनेंशियल ईयर। ओके, साल खत्म होने के बाद ऑडिट हो जाता है, यहां पे ऑडिट कर देता है सीए, डन। ऑडिट के बाद एक मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, जिसमें अकाउंट्स अप्रूव होते हैं। साल खत्म हुआ, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बना दिए, पूरे खाते बन गए। खाते बनने के बाद सीए चेक कर लेगा, ऑडिट कर लेगा ठीक है कि नहीं है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर अकाउंट्स बोर्ड अप्रूव कर देता है, जो मालिक है, जो मैनेजमेंट है, वो अप्रूव करते हैं, हम रेडी हैं, ये हमारी तरफ से एक्सेप्टेड है, फिगर्स आर ओके, हम ये सारी फिगर्स ओके हैं, सब कुछ मैच कर रहा है, ओके ओके ठीक है। इस मीटिंग के अंदर, इस मीटिंग के बाद एजीएम होती है कंपनी की, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ये शेयर होल्डर्स की होती है, मेंबर्स की होती है। हर साल हर कंपनी को एजीएम करनी ही करनी है बच्चों। शेयर होल्डर मालिक हैं, उनके साथ एक बार तो डिस्कशन होगी ना, बिकॉज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट है, मालिक कोई और है और मैनेज कोई और कर रहा है, तो उनके साथ तो डिस्कशन होगी ही होगी। ठीक है। इंडिया में लास्ट डेट एजीएम की विदाउट एक्सटेंशन 30/9 होती है, विदाउट एक्सटेंशन। जो अभी 30 सितंबर आ रही है, जैसे आज 3 सितंबर है 21, तो 30 सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन अभी क्योंकि इस बार साइड डाउन चल रही है इनकम टैक्स की उसकी, तो डेट बढ़ेगी, दिसंबर तक की डेट हो जाएगी, बढ़ के एक्सटेंशन देगी सरकार। पर वैसे कहीं एक्सटेंशन ना हो तो 30 सितंबर लास्ट डेट होती है इंडिया में एनुअल जनरल मीटिंग करना, शेयर होल्डर्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग होकर चलती है। मेरा पॉइंट समझ आया आपको? अब मेरा क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है फाइनल और एक होता है क्या इंटरिम। आराम से समझना माइंड सेटअप के लिए। फाइनल डिविडेंड वो होता है, फाइनल डिविडेंड, इसका मतलब फाइनली आपने सोच लिया है कि आपने डिविडेंड देना है, फाइनली आपने सोच लिया है कि आपको डिविडेंड देना है। ये डिसीजन किसका होता है? बोर्ड का। ये डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। क्या करते हैं? रिकमेंड। बोर्ड को लगता है जब खाते फाइनल हो जाते हैं, वी हैव गुड प्रॉफिट्स, वी कैन शेयर सम प्रॉफिट विद आवर शेयर होल्डर्स। मैंडेटरी तो है नहीं, इट इज द चॉइस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो उनको लगता है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए, तो वो डिविडेंड को रिकमेंड करके चलते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिकमेंड करके चलते हैं, रिकमेंड। और जो रेट फाइनल करते हैं, रेट जो होता है ना, ये मैक्सिमम रेट होता है, ये मैक्सिमम रेट होता है। जो ये रेट डिसाइड कर लेंगे, ये मैक्सिमम रेट होगा। मान लो 20% किया तो 20 मैक्सिमम होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये डिविडेंड यहां पे अप्रूव होता है बाय मेंबर्स। मेंबर्स इसको अप्रूव करते हैं। फाइनल डिविडेंड का मतलब ये है, खाते फाइनल होने के बाद दे हैव डिसाइडेड टू गिव द डिविडेंड। तो ये पावर जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड अप्रूव नहीं करते, रिकमेंड करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? रिकमेंड। और जो रेट डिसाइड करते हैं वो मैक्सिमम रेट होता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। और शेयर होल्डर की मीटिंग में
वो डिविडेंड अप्रूव कर दिया जाता है। शेयर होल्डर के सामने प्रपोजल रखा जाता है कि दिस टाइम डायरेक्टर्स वांट आपको 20% डिविडेंड मिले, तो आप बताइए। वो कहते हैं ठीक है, हम राजी हैं, हमें मिलना चाहिए, तो स्टैंप लगा देंगे, अप्रूव्ड। समझ आ गई बात? वंस इट इज अप्रूव, डिविडेंड आपके डिक्लेयर हो जाता है। तो पहली बात, फाइनल डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, रिकमेंड करता है। कहां पे रिकमेंड करता है? मीटिंग। मीटिंग कब होती है? खाते फाइनल होने के बाद। समझ आया पॉइंट सभी को? और यहां पे डिविडेंड हो गया, जब हो गया अगले 30 दिन में ये पे हो जाता है शेयर होल्डर को। वंस डिक्लेयर, नेक्स्ट 30 डेज में पे होकर चलता है। इसमें आपने एक चीज समझी, जो अकाउंट्स यहां पे फाइनल हुए हैं 31/3/22 को, इसमें अभी भी एक एंट्री ऐसी है प्रपोज डिविडेंड की, फाइनल डिविडेंड की, जो अभी भी फाइनल नहीं है। समझ आया पॉइंट? कैसे बच्चों? ये डिविडेंड कहां पे अप्रूव हुआ है? यहां पे अप्रूव हुआ है, तो एजीएम के अंदर अप्रूव होता है, एंट्री डल जाती है प्रोविजन की, पर फाइनल यहां पे होता है। अगर इन्होंने मना कर दिया, वो एंट्री वहां से क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी। समझ आई बात? शेयर होल्डर मना भी तो कर सकते हैं, भाई क्या जो था पैसा बांटने की, कंपनी की ग्रोथ अभी शुरू हुई है, चलो रहने दो, इस साल हमें नहीं चाहिए पैसा, कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमें पैसा नहीं चाहिए। दूसरी बात, कई शेयर होल्डर कह रहे हैं कि सर हमें ये डिविडेंड हमें दो, ज्यादा दो, 20 नहीं 40% कर दो। रेट तो मैक्सिमम किसका होगा? बोर्ड का। शेयर होल्डर कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड, रेट मैक्सिमम बोर्ड ही डिसाइड करेगा, शेयर होल्डर रेट को नहीं बढ़ाकर चल सकते। और वंस अप्रूव्ड इन एजीएम, इट बिकम अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। 30 दिन में अगले आपको देश में उनको क्या करना है? पे करके चलना है। समझ आया पॉइंट? तो यही तो हमें देखना है कि वंस यू डिक्लेयर द डिविडेंड, तो क्या ये रूल्स पूरे हुए कि नहीं हुए? ठीक है, ये सिस्टम समझ आया आपको? बोले यस और नो? जितनी भी कंपनीज हैं सबका यही सिस्टम है, टाटा हो, बिरला हो। अकाउंट्स के बाद बोर्ड मीटिंग के बाद क्या? एजीएम में अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल। एक एंट्री क्या होती है? पेंडिंग, वो अप्रूव होती है, इट बिकम लायबिलिटी, और बैलेंस शीट बिल्कुल फाइनल हो जाती है 2000 किसकी? 22 की। समझ आया पॉइंट? दूसरी बात, सरकार ने कहा जब भी आपको डिविडेंड देना है, प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। ऐसा क्यों? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? हमने एक एसेट खरीदी, वो पैसा शुरू में चला गया हमारे पास से। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए पैसा बचाता है। मतलब पैसा खर्च तो हो नहीं रहा, पैसा तो पहले ही खर्च हो चुका है, लेकिन डेप्शन डलने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम जाएगा, साथ में डिविडेंड कम जाएगा, पैसा हर साल सेव हो रहा है, फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए पैसा आ रहा है। तो सरकार ने आपकी ग्रोथ देखी है, इफ यू वांट टू गिव डिविडेंड, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, क्योंकि कल को मशीन के लिए पैसा कहां से आएगा? फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए पैसा जुड़ता है इन फॉर्म ऑफ क्या? डेप्रिसिएशन। और अगर आपको पास के लॉसेज हैं, मान लो आपको पास में लॉसेस थे, इस साल प्रॉफिट आया है, तो डिविडेंड देने से पहले पास वाले लॉसेस आपको क्या करने हैं? प्रॉफिट में से पूरे करने हैं, उसके बाद ही आप डिविडेंड देकर चल पाओगे। तो सरकार ने रूल्स बनाए बच्चों। सरकार ने कहा अभी तो आप उठे हो लॉस से, सारा पैसा, ज्यादा पैसा मत बांटो, पहले लॉस को क्या करो? सेट ऑफ करो, फिर पैसा बचेगा तो बांटना। और डेप्रिसिएशन क्या करो? प्रोवाइड करो फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट के लिए, क्योंकि आप गलतियां करोगे, कल को कंपनी के पास पैसा नहीं होगा असेट के लिए, हम कहां से भरपाई करके चलेंगे? पॉइंट समझ आया मेरा? समझ आया पॉइंट सभी को? ऊपर से। दूसरी बात, अब आपने देखा ये कितना लंबा पीरियड है, 1/4/21 अप्रैल फूल वाला दिन, अप्रैल फूल वाला ही होता है 1 अप्रैल तो, और कहां 22, फिर 30/9, चलो किसी की एजीएम यहां हो गई, जल्दी हो गई तो जल्दी पे हो जाएगा। लास्ट डेट 30 सितंबर होती है इंडिया में जनरली एजीएम करने की, और उसके बाद 30 दिन में, मान लो किसी कंपनी ने एजीएम 30 सितंबर को ही करी, तो ये तो 30 अक्टूबर तक पे होगा, 30 दिन हो। समझिए, आपको लगता है बड़ा लंबा पीरियड है? बोलिए यस सर नो? 1.5 साल हो गया बच्चों, साल 12 महीने, 6 महीने से ऊपर, 7 महीने, 19 महीने हो गए बच्चों, ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है। शेयर होल्डर सोची जा रहे हैं कब मिलेगा यार पैसा, कब मिलेगा।
ओ साल ही खत्म हुआ, फिर बोर्ड मीटिंग, फिर एजीएम, टंटेबाजियां बहुत हैं, सिरदर्दी बहुत है, बेचारों को टेंशन हो रही है, पैसा मिल भी रहा है, इतनी लेट मिल रहा है, मजे वाली बात नहीं है। सरकार ने कहा इंटरिम डिविडेंड की पावर दी, इंटरिम डिविडेंड की पावर दी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, इसमें शेयर होल्डर का कोई भी रोल नहीं है। अगर बोर्ड को लगता है कि साल में हमारे पास बम्पर प्रॉफिट्स हैं, अगर बोर्ड को लगता है साल में हमारे पास बम्पर प्रॉफिट्स हैं और हम अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, तो क्यों इतना लंबा इंतजार कराया जाए, कुछ पैसे शुरू में दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है आपके नॉलेज के लिए? वो डिविडेंड जो 2 एजीएम के बीच में होता है। अच्छा ये देखो, इससे पहले 30 सितंबर 21 को पिछली एजीएम हुई होगी पिछले साल की, बोली यस और नो? 30 सितंबर 21 को पिछली एजीएम हुई होगी बच्चों, यस और नो? यस। तो सरकार ने कहा बोर्ड को, तुम साल के बीच में 2 एजीएम के बीच में यहां दे लो। यहां तो फाइनल दिया ही था पिछली बार, यहां फाइनल दे दो। इनके बीच में, इसके देने के बाद, इसके देने से पहले, बीच में इस पीरियड में या इस पीरियड में आप दे सकते हो इंटरिम। इंटरिम मतलब बीच में खुश करने के लिए क्या? डिविडेंड। इसकी पावर आपके पास है, आप ही डिक्लेयर करोगे, इसमें एजीएम का रोल नहीं है। क्योंकि बच्चों साल के बीच में शेयर होल्डर मीटिंग बुलाने पे खर्चा बहुत आता है, हम वी कैन नॉट अफोर्ड सो मच एक्सपेंस, ठीक है ना बच्चों। किसी कंपनी के मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है, सबके घर पे लेटर जाएगी, नोटिस ऑफ मीटिंग जाएगा, और 1 लाख आगे कहां बिठाएंगे उसको? शहर जाम हो जाएगा। दिल्ली में जो मैच होता है ना 50,000 बंदे को, तब शहर जाम हो जाता है, 1 लाख कहां से? और चलो ना है उसमें से सारे, पर न्योता तो दोगे सबको, बोलो यस और नो? सबके बैठने का अरेंजमेंट तो देखोगे, कहीं कोई आ जाए बाय चांस तो कहां? चलो 10% भी आगे या 5% भी आगे, कहां बिठाएंगे उसको? खर्चा है मीटिंग करने का। तो सरकार ने पावर दी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब सुनो, मान लो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम डिविडेंड अप्रूव कर दिया साल के बीच में, तो वो पार्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड है। मान लो फाइनल हम किसी को देते हैं साल का 20 रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं 20 रुपया, हमने 8 रुपए पहले दे दिए, 12 रुपए बाद में दे देंगे। समझ आई बात? क्योंकि लॉ में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, इतने % देना है, इच्छा आपकी है। तो आपने सोच रखा है टोटल 20 देना है, तो पहले 8 दे देते खुश करने के लिए, बाकी 12 बाद में दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझ आई बात? तो इंटरिम डिविडेंड 2 एजीएम के बीच में होता है, इट इज डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें शेयर होल्डर की जरूरत नहीं होती। और बोलिए आप सही है कि गलत है? इतना लंबा पीरियड कौन वेट करेगा? बोलिए यस और नो? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फील्स वी हैव बम्पर प्रॉफिट्स, वी हैव बम्पर प्रॉफिट्स, तो नेचुरल बात है वो इंटरिम डिविडेंड क्या करेंगे? देकर चलेंगे। समझ आया पॉइंट सभी को? और अगर नहीं देना, बम्पर प्रॉफिट नहीं, तो साल की वेट कर लें, लेट द अकाउंट्स टू बी फाइनल, आफ्टर दैट दे कैन डिक्लेयर दी रिकमेंड द डिविडेंड, एंड शेयर होल्डर की मीटिंग में क्या हो जाएगा? डिक्लेयर होकर चल जाएगा। समझ आया पॉइंट? सीधा सा हिसाब है, आपके पेरेंट्स ने आपको 500 रुपए की पॉकेट मनी देनी है, 500 रुपए की, वो महीना खत्म होने के बाद ही देते हैं। इस बार उन्हें पहले बीच में आपको 300 रुपए दे दिए, तो बाद में 200 और दे देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझ आया पॉइंट सभी को? दूसरी बात बच्चों, डिविडेंड जो होता है ना, वो हमेशा पेड अप वैल्यू पे होता है, पेड अप शेयर वैल्यू पे। बड़ी कंपनी की आप देख लेना, पेड अप वैल्यू 1 रुपया होती है बुक्स में। जितनी बड़ी कंपनीज है ना, पेड अप वैल्यू 1 रुपया होती है। न्यूज आएगी टाटा ने 25% डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, 25%, तो 1 रुपए का 25% कितना होगा? 25 पैसे। 1 लाख शेयर आपके पास हैं, तो कितना बना? 25,000। समझ गए बात मेरी? तो पेड अप वैल्यू पे जाता है डिविडेंड। समझ आई? ये नहीं कि मार्केट वैल्यू या फिर प्रीमियम के साथ जो वैल्यू होती है, पेड अप वैल्यू, तो कंपनी वैल्यू कम रखती है, बाकी प्रीमियम ले लेती है शेयर्स, और पेड अप वैल्यू पे डिविडेंड देकर चलती है। और पेड अप वैल्यू इसलिए 1 रुपया रखी जाती है, 30% भी कितने पैसे? 30 पैसे। और 1 लाख शेयर अगर 10 रुपए का भी होगा, तो भी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना मिल रहा है साल का? 25-30 हजार रुपए। समझो बात मेरी? यही होता है डिविडेंड का रोल, इससे ऊपर नहीं होकर चलता। 25-30% ही करती हैं कंपनीज, तो पेड अप वैल्यू ज्यादा हो, अगर ज्यादा रखती 100 रुपए, 10 रुपए,
फिर तो कंपनी को काफी क्या हो जाता, काफी हैवी अमाउंट देकर चलना पड़ता। वो इसलिए परसेंटेज में अच्छा लगता है, वैसे पैसों में ही आती है उसकी फिगर, अगर पर शेयर की अगर हम बात करके चलें तो। पॉइंट समझ आया सभी को? अब मुझे आंसर देना आप लोग। तो फाइनल डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है बच्चों? बोर्ड। अप्रूव कहां पे होता है? एजीएम। रेट कौन फाइनल डिसाइड करता है? बोर्ड। शेयर होल्डर रेट को इंक्रीज नहीं, पर इन टाइम का सब कुछ किसने देखना है? बोर्ड ने। दो एजीएम के क्या बीच में, मतलब पिछली बार के फाइनल के बाद इस बार के फाइनल से क्या पहले। मतलब कई लोगों ने बोला it means it can be given in this financial year, yes or no? Yes, it can be given after the financial year before the क्या AGM also। समझ आए? तो पहले लॉ में कंफ्यूजन आ गई एक बार कि ये यहाँ पे नहीं हो सकता, लॉ मेकर ने फिर लॉ में एक्सप्लेनेशन ऐड करी और बोला यहाँ भी हो सकता है। दो एजीएम के बीच में ये पीरियड आ रहा है, ये भी हो सकता है और ये भी होकर चल सकता है। कंपनी के बोर्ड को देखना है उनको कब देना और कब नहीं देकर चलना। पॉइंट समझ आया? अब अगला रूल, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर, इंटरिम डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। और आपका जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कहां पे होता है? एजीएम में। जहां पे भी वो डिक्लेयर होगा उसके 30 दिन में आपको शेयर होल्डर को क्या करना है? पे करना है। कर दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। नहीं किया, नहीं किया, जिसका रह गया, लेट से किसी का बैंक अकाउंट नंबर गलत है, घर में चेक भेजा, वो वापसी आ गया चेक किसी कारण से, 30 दिन तक जिसको डिविडेंड नहीं पे होगा, अगले 7 दिन और वेट की जाएगी। 7 दिन के अंदर ये पैसा, अगले 7 दिनों में ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक और बात, जैसे मान लो 30 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 5 डेज में ना, पहले नेक्स्ट 5 डेज में पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। सेपरेट बैंक अकाउंट मतलब कंपनी का पैसा कहां पड़ा होता है? नॉर्मल बैंक अकाउंट में, जिससे सेल परचेज होती रहती है। उस अकाउंट से पैसा निकाल के कंपनी को एक बैंक में अलग से खाता खुलवाना होता है, डिविडेंड जिससे अलग से खाते से जाता है, नॉर्मल अकाउंट से नहीं जाता। कंपनी का एक डिविडेंड अकाउंट खुलाया जाता है और उस नॉर्मल अकाउंट से इस अकाउंट में अगले 5 दिनों में पैसा ट्रांसफर, मान लो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड बना 12 लाख रुपए कंपनी का देना, तो 12 लाख रुपए चेक कट के इस अकाउंट से अगले 5 दिनों में इस अकाउंट में आ जाएगा। समझ आई बात? और इस अकाउंट से नेक्स्ट 25 दिनों में पे होगा। बोलिए यस और नो? टोटल कितने हो गए? 30 दिन। यस और नो? समझ आए? टोटल कितने हो गए? 30 दिन। तो नेक्स्ट 25 दिन मतलब टोटल 30 दिन, यहां से 30 दिन हो गए डिक्लेरेशन से। अगर ये टोटल 30 दिन में नहीं पे होता, जो अनपेड रह जाएगा वो नेक्स्ट 7 डेज में वो जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कहां जाएगा बच्चों? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आप कहोगे सर ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या? ये देखो 123 सेक्शन में सरकार हमें बताएगी व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, जो ऊपर से हमने बात की। इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड 124 में आएगा और वो बोलेगा अगले 7 दिन में एक कंपनी का एक और अकाउंट खुला हुआ अलग से, जिसका नाम होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। समझ आ गई बात? जो पैसा बच जाएगा जो नहीं पे हुआ 30 दिन के अंदर, अगले 7 दिनों के समय है, वो पैसा वहां से चेक कट के कहां जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आएगा। और 7 साल तक पैसा यहां रहेगा। कितने साल तक बच्चों? 7 इयर्स। अब 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में यू द शेयर होल्डर कैन गो टू द कंपनी और आप कहोगे मेरा डिविडेंड पेंडिंग है, कंपनी इस अकाउंट से आपको डिविडेंड का चेक काट के दे देगी। और 7 साल तक अगर ये पैसा आपने नहीं दिया, वो नहीं लेने आया कोई भी शेयर होल्डर, जो पैसा 7 साल पुराना हो गया है, आफ्टर 7 इयर्स ये IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर चला जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर चला जाएगा, जिसका सेक्शन है 125। ये फंड सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितनी भी कंपनीज का पैसा अनपेड रहता है 7 साल तक, एप्लीकेशन मनी
डिबेंचर मैच्योर बट कोई लेने नहीं आया 7 साल तक, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम लेकिन कोई भी लेने नहीं आया बच्चों 7 साल तक, ये सारा पैसा कंपनी से ले लिया जाता है, ये पैसा सरकार के कंट्रोल में आ जाता है, जिसका फंड का नाम है IE क्या PF 125 नंबर सेक्शन। समझ आया? आ गया पैसा, अब कंपनी का रोल खत्म हो गया उस डिविडेंड में। अब आप सरकार, अगर फिर भी आपको याद रहता है आपका पैसा है तो अब IE PF के पास चले जाओ, वो आपको पैसा दे देंगे, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड डिविडेंड क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पॉइंट समझ आया सभी को? IE PF में पैसा डिक्लेयर होने के कितने दिन में पे करना है? 30 दिन। डिक्लेयर होने के कितने दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है? 5 दिन। अगले 25 दिन में क्या करना है? पे। टोटल 30 दिन। 30 दिन के बाद नहीं पे हुआ तो अगले 7 दिन में कहां पे? अनपेड में। कितने साल तक रहेगा? 7 साल। 7 साल के बाद कहां चला जाएगा? IE PF के अंदर चला जाएगा। ये पैसा आपकी काइंड नॉलेज के लिए। समझ आया पॉइंट? और कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। पैसा सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा, उनसे क्लेम कर लो। नहीं करोगे, सरकार इसका पैसा अच्छे कार्यों में क्या करेगी? खर्च करके चलेगी। वो लिस्ट है किस कामों के लिए पैसा खर्च करके चलेगी। पॉइंट क्लियर है सभी को? डन है? आगे चलें। फिर अब इसमें ना 2 ब्याज के रेट है चैप्टर में। अगर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो मनी ट्रांसफर करना है आपको, अगर आप वो डिले करोगे, अगर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर करने हैं वो आप डिले करोगे तो आपको 12% का ब्याज लगेगा। 12% पर एनम का। कितना बच्चों? 12। कितने दिन में ट्रांसफर करना था? 7 दिन। लेट कर रहे हो तो जितना लेट होगा 7 दिन के बाद 12% का उन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ब्याज लग जाएगा। ठीक है। दूसरा, डिविडेंड पे कितने दिन में करना है शेयर होल्डर को? 30 डेज में। अगर कंपनी ने किसी को नहीं दिया तो कंपनी को उस पर 18% ब्याज देना पड़ेगा। कितने % ब्याज देना पड़ेगा? 18। मैं आपका माइंड ये सेटअप कर रहा हूं, पूरे चैप्टर में 2 ब्याज के रेट हैं। अगर अनपेड डिविडेंड में टाइम से नहीं ट्रांसफर किया तो 12, शेयर होल्डर को टाइम से नहीं पे करा कितना? 18। आपको कंपनी क्या करती होगी पैसे का? कंपनी ने बच्चों कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, कह रही भाई हम वहां से कमा के 2 महीने बाद दे देंगे शेयर होल्डर को, तो डिफॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोले यस और नो। लो ने बोला कितने दिन में जाना चाहिए था? 30 दिन में। आपने 60 दिन में दिया तो 30 दिन का एक्स्ट्रा आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और पेनल्टी प्रोसीडिंग 127, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आप जेल तक के प्रोविजन है। आप करो तो डिले, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी एंड डायरेक्टर्स। आप करो पैसा उनका डिले देने में। तो व्हाई लॉ मेकर्स हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? लॉ मेकर्स सेड कि कोई मिसयूज ना कर ले पैसे का। अब कोई पैसा कंपनी सीए के साथ मिलके जो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में होता है, मान लो किसी का 2 करोड़ पड़ा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, यार मेरे को लग रहा है इसका 1 साल रह गया है, ये तो IPF में जाएगा पैसा, तो सीए के साथ स्कीम बनाने की कोशिश करते हैं, यार कुछ ऐसा लिख दो रिपोर्ट में कि पे हो गया। समझ आ गई बात? ये पैसा हम निकाल लेते हैं, दोनों मिल बांट के खा पी लेंगे। सरकार ले जाएगी तो क्या होगा? लोग घपले करते हैं। तो सरकार ने रूल इसीलिए बनाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसलिए अपॉइंट किया है, यू नीड टू कीप आई। जब डिक्लेयर किया इंटरिम और फाइनल के रूल्स पूरे हुए कि नहीं हुए, जब अनपेड रह गया टाइम से गया कि नहीं गया, फिर सरकार के पास गया कि नहीं गया। समझ आई बात? और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होकर चलेगी। अच्छा ये बताओ, आप में से सीए बनने के बाद कौन सोचता है मैंने जॉब करनी है? जल्दी बताओ। मतलब कई सोचते हैं हम जॉब करेंगे, कई सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बताओ कौन सोचता है कि हम जॉब करेंगे? जल्दी बताओ, बी फास्ट। चलो कोई बात नहीं, अभी आप नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। सीए बनने के बाद जब आपकी जॉब लगेगी, आपने सारा पैसा खर्चना नहीं है। मान लो आपका पैसा 9 लाख रुपए पैकेज है, आप सारा पैसा उड़ा मत देना, 2-3 लाख रुपए साल का रखना। आप एक अलग से खाता खुलवा लेना, अलग से SBI PNB में, और किसी को मत बताना वो खाता, बस आपको पता हो। हर साल 1.5-2 लाख रुपए उसमें डालना। रीजन, लॉ, जब आप जॉब करेंगे बीइंग एन एम्प्लॉई, तो आप डायरेक्टर भी हो सकते हो, ऑफिसर भी हो सकते हो किसी कंपनी के। तो आपसे गलती हुई नहीं, लॉ के अलग अलग सेक्शन में कहीं 25 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़ के 2-2 करोड़ की पेनल्टी है, तो कहां से भरोगे? समझ रहे हो बात मेरी? पैसा जुड़ा होगा पेनल्टी देने के लिए, फटाफट चेक काट के अपना पीछा छुड़वाओगे। तो लॉ ने किसी को नहीं बख्शा,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलग पेनल्टी है, ऑफिसर डायरेक्टर की अलग पेनल्टी हुआ। जैसे आप डिविडेंड का काम देखते हैं उस कंपनी में, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द डिविडेंड, और आपकी देखरेख में डिफॉल्ट हो गया तो पेनल्टी बियर करने के लिए क्या हो जाओ तैयार। और सिर्फ 2 साल की सजा है, ज्यादा नहीं, अप टू 2 years, ओनली 2 years सजा, जेल का पानी, जेल की चक्की, एडवोकेट की फीस कहां से निकालोगे, समझ रहे हो। तो सारा पैसा खर्च मत करना, पेनल्टी के लिए रखना। तो लॉ डे बाय डे स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, पहले ऐसे नहीं था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बच्चों 139 से लेके 148 तक के प्रोविजन हमारे ही हैं सीए के। दुनिया भर की पेनल्टीज लगाई हैं हमारे ऊपर जो आज तक कभी नहीं देखी गई थी। तो मिनिस्ट्री कह रही है भाई हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए देश में, क्योंकि फ्रॉड हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया लोग कैसे घपले करते हैं, सीए को साथ मिला के अनपेड का पैसा रफा दफा कर देते हैं। मुझे पता लग गया एक शेयर होल्डर के ना 2 लाख रुपए हैं, वो उद्धत हो गया, उसके आगे पीछे उसका कोई नहीं है। तो हम सीए को कहते हैं यार एक श्री राम नाम का पर्सन है, एक वाई नाम का पर्सन है, जेड नाम का पर्सन है, ये ऊपर चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और इसके 2 लाख रुपए हैं और इसके आगे पीछे कोई नहीं, मैं इसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अब ये 2 लाख कैसे निकालें, क्योंकि अनपेड रहेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चले जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कोई वाई नाम का पर्सन ढूंढो। कितने पर्सन है वाई नाम के शेयरों में, बोले यस और नो, ढूंढ लो, उसके नाम चेक काट के दे देंगे, वो तुम्हारा दोस्तों का पैसे निकलवा के हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। तो ये हो रहा इश्यू, तभी तो सरकार ने, बैंकों ने केवाईसी रूल स्टिक कर रहे हैं, भाई लोग मिसयूज कर रहे हैं। पहले लोग ऐसे खाता खुलवा लेते थे किसी का भी नाम का और पैसे ले जाते थे ऐसे, फिर बाद में खाता बंद कर देते थे। तो अब रूल्स पहले से क्या हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए हैं। समझ आया पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको बताऊं एक चीज, अभी भी सरकार गलती कर रही है। मान लो किसी का नाम वाई के आगे सरनेम है, वाई शर्मा है, लेकिन आपका जानकार वाई है, शर्मा वाला नहीं है, तो चेक तो शर्मा के नाम से ही बनेगा। आधार कार्ड के अंदर नाम चेंज कराना है तो आपको ना आपके एमसी से या कोई गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर से एक फॉर्मेट पे साइन करवाना है कि इसका नाम वाई शर्मा हो गया, और उसकी स्टैंप लगा के आधार वाले को दे देना है। आधार में नाम क्या हो जाएगा, वाई शर्मा, पैन नंबर में नाम क्या हो जाएगा, वाई शर्मा। पैसे ले लिए, बाद में फिर नाम चेंज करा देंगे, कौन देख रहा है। सरकार के अभी भी रूल्स क्या हैं, वीक हैं। तभी देश में क्या हो रही है बच्चों, करप्शन ज्यादा है, इश्यूज ज्यादा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये सरकार ने जो सेक्शंस बनाए हैं हमारे लिए, ये सेक्शंस हर एक का मीनिंग है। और जब भी कंपनी से पैसा निकलेगा, चाहे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे बायबैक हो, चाहे रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो, हमेशा रूल्स क्या होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे। क्या होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि लोग पैसे का मिसयूज ना करने। जो जिसकी कमान कंपनी के हाथ में है, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, 50% से ऊपर वाले, वो मिल के पैसे का मिसयूज ना कर लें। इसलिए लॉ मेकर ने इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा के चलिए 123 से 121 के अंदर, 27 के अंदर। समझ आया पॉइंट सभी को। फिर आगे की बात, अब मुझे ये बताओ, डिविडेंड कितने दिन में पे करना है, 30 दिन में। क्वेश्चन है डिविडेंड का मोड क्या होगा। लोगों ने कहा, पार्ले जी वालों ने कहा बिस्किट बिक नहीं रहे, तो चलो 4 रुपए वाला पैकेट बांट देते हैं। किसी के मान लो 10,000 बनते हैं, 2500 पैकेट बांट देते हैं 4 रुपए वाला, और 10,000 के बिस्किट ले लेगा अगला। सरकार ने कहा सॉरी, ग्लूकोज वाले करे ग्लूकोज, बाबा रामदेव की कंपनी कह रही हम च्यवनप्राश बांट देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। सरकार ने कहा डिविडेंड कैश में पे होगा। कैश का मतलब ऑनलाइन चेक से काइंड में आप डिविडेंड नहीं दे सकते। समझ आया पॉइंट। क्योंकि बच्चों सारी कंपनी का स्टॉक पड़ा है, तो स्टॉक ही दे देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि डिविडेंड। तो सरकार ने हर चीज के लिए क्या लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है। दूसरा, डिविडेंड मिलेगा किसको, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मेंशन है, उसको मिलेगा। और डिविडेंड अगर मेरा नाम रजिस्टर में लिखा मुझे मिलेगा, पर मैं कहूंगा कि मेरे भाई को दे दो, if I give the letter in writing, तो मेरे भाई consideration can move from promissory to any other party। मेरे शेयर बैंक में गिरवी रखे हो, तो फिर मैं लेटर लिख दूंगा कि बैंक को देने, तो बैंक को मिलेगा। 3 लोगों को डिविडेंड मिलता है, रजिस्टर्ड होल्डर, मेरे ऑर्डर से किसी को, या मेरे बैंकर को जब शेयर क्या कर रखे हैं, गिरवी रखे होते हैं। समझ, इसके अलावा किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलकर चलता। अब इसमें समझना आप लोग एक पॉइंट बच्चों, हम पढ़ नहीं रहे, हम माइंड सेटअप कर रहे हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो व्हाट इज द प्रोसीजर हिंदुस्तान में है क्या। तो लॉ जब लिखेंगे ना, अगर पहले से माइंड सेटअप होगा, लिखना और समझना बहुत आसान हो जाएगा।
अब समझना, अभी शेयर ए के नाम है, ये रजिस्टर्ड है, शेयर्स इसके नाम है, इसने शेयर बी को बेच दिया ट्रांसफर डीड से, डीड बना दी और सर्टिफिकेट इसको दे दिया शेयर सर्टिफिकेट का। इसने सर्टिफिकेट कंपनी में डिपॉजिट कर दिया, पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन नॉट डन, नॉट डन, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। होता क्या है, फिजिकल जब शेयर ट्रांसफर होते हैं नाम चढ़ने में टाइम लगता है। जैसे बाइक की आरसी आपने किसी और के नाम ट्रांसफर करानी है, आपने उसको बाइक तो दे दी, आरसी भी दे दी, कागज साइन करके उसने कोर्ट में जमा कराए, पर थोड़ा टाइम तो लगता है, 10 दिन 5 दिन 15 दिन, नाम एक का हट के दूसरे का नाम चढ़ जाएगा। तो आपने डीड ट्रांसफर डीड दी, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया, प्रूफ इसने आगे कंपनी में जमा करा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, छुट्टियां होगी, कोरोना हो गया, टाइम लग रहा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आए हैं, डे बाय डे प्रोसेस होंगे, एकदम तो सारे प्रोसेस होने से रहे, ठीक है। इतने में कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, इतने में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एजीएम हो गई कंपनी की। अब क्वेश्चन है डिविडेंड ए को मिलेगा बी को मिलेगा, बोलिए बोलो, लॉ में क्या लिखा है, हु इज द रजिस्टर्ड होल्डर, अभी भी नाम किसका लिखा है, ए, तो लॉ मेकर डिविडेंड ए को देंगे। हाँ, अगर ए लिख के दे दे कि बी को देंगे तो फिर किसको मिलेगा, बी को। लेकिन क्वेश्चन कंपनी के सामने यह आया कि कंपनी में डीड भी आई हुई है और डीड में लिखा है कि शेयर किसके नाम ट्रांसफर होने हैं, बी में, तो वैसे तो ए को मिलना है, ए इज द रजिस्टर्ड होल्डर, लेकिन डीड भी तो आई हुई है कंपनी के अंदर। अब कंफ्यूजन हो गई, तो लॉ मेकर ने क्या कहा, 126 सेक्शन, लॉ मेकर ने कहा राइट ऑफ डिविडेंड, और ऐसे केस में राइट शेयर्स और क्या, बोनस शेयर ऑल्सो, ऐसे केस में जहां शेयर ट्रांसफर पेंडिंग हो, राइट शेयर और क्या, बोनस शेयर, टू बी हेल्ड इन अबेयंस, अबेयंस मतलब होल्ड पे रख दिए जाएंगे। अगर मान लो, अगर कंपनी में ट्रांसफर डीड गई हुई है और इतने में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो या तो ये लिख के दे दे इसको मिलेगा तो इसको मिल जाएगा, अदरवाइज ए को भी नहीं मिलेगा। कंपनी उस डिविडेंड को होल्ड पे रख देगी, 30 दिन में किसी को पे नहीं करेगी, और वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा अगले 7 दिन के अंदर। और फिर जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो या तो बी को दिया जाएगा या ए को, जो आपस में वो डिसाइड करेंगे, लेकिन कंपनी किसी को नहीं, क्योंकि ये बोलेगा मैंने तो कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं, कंपनी ने जान के प्रोसेस नहीं करे, ये तो उल्टा कोर्ट केस कर देगा कंपनी के ऊपर, डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए, जबकि नाम अभी किसका लिखा है, ए का। तो बी कह रहा है सर प्रोसेस कर दो ना, मैंने 15 दिन से आपको डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और आज आपने डिविडेंड दिया है, तो कल कर देते प्रोसेस, मेरा नाम लिख देते, मुझे मिल जाता। तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स ने कहा किसी को डिविडेंड नहीं देना। समझ आएगा, डिविडेंड को किस पे रख देना है, होल्ड पे, और जिस समय डीड प्रोसेस होगी उस समय ए के घर पे नोटिस जाएगा, तुम बताओ भैया डिविडेंड इसको देना है कि नहीं देना, फिर वहां से क्लैरिटी आएगी, फिर डिविडेंड क्या होगा, पे होकर चलेगा। समझ आया पॉइंट। तो इसी के लिए सरकार ने सेक्शन नंबर 120 क्या बनाया है, 6 बनाया है। और बोलिए सही है कि नहीं है, बोलिए यस और नो। बी केस कर देगा ऐसे तो लॉ कह रहा किसी को मत दो, होल्ड पे रख दो, फिर जैसे उनकी आपस में दोनों की बात होती है, एक फॉर्म भरवा लो, उसमें लिख देंगे दोनों रेडी हैं, इसको दो है इसको, फिर दे देना जिसको देना, हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कल को कोर्ट केस ना हो उसके लॉ ने कहा इसको होल्ड पे रख के चलो। पॉइंट समझ आया सभी को, डन है। तो बच्चों आज हमने सिर्फ माइंड सेटअप किया है, बस इतना ही करेंगे आज हम। अब मुझे जल्दी बताओ डिविडेंड की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 235, डिक्लेरेशन का प्रोसीजर का 123, अनपेड का किसमें 124, आईपीएफ किसमें है 125, होल्ड पे रखने वाला केस किसमें 126, टाइम से नहीं दोगे उसकी पनिशमेंट किसमें 127। कोई डाउट है ऊपर से टॉपिक पे पूछिए, वैसे इतना ही करेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉ को। तो हमने 1 घंटा लगा दिया इसके ऊपर से बेस बनाने पे, और ये बेस बन गया। आप देखना जब नोटिंग उतारूंगा अब आपको लगेगा ही नहीं कुछ भी है, अब माइंड सेटअप होना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। कोई डाउट है पूछो प्लीज। वैसे ना ऐसे बच्चे तो सबको मिले जो पूछे कम क्वेश्चन, भगवान ऐसे बच्चे सब टीचर्स को दें, कम पूछें, टेस्ट कम दें, हमें ऐसे नहीं चाहिए, पूछा करो, ठीक है। आप पूछोगे ना मेरा मन भी करेगा कि मैं और अच्छा और डिटेल में पढ़ाऊं, लेकिन क्या होता है मैं देखता हूं हम पढ़ाते रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं पूछते नहीं। आई वांट कि कुछ चीजें आप अभी पर पूछो, कल अगली क्लास में पूछो, कोई बात नहीं, पर मेक द सेशन इंटरेक्टिव रेदर देन बोरिंग, ठीक है ना। आपका रिस्पॉन्ड मेरी नॉलेज टुवर्ड्स यू डबल कर देगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आप मजा आ जाएगा आपको, लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे किसी बात पे तो फिर मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, फिर मैं उससे बाहर क्यों जाके चलूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग टॉपिक को पढ़ना,
समझना और माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आते हैं, यू शुड आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास के बिगनिंग में आप पूछो, उससे आपका भी माइंड की इवेंचुअलिटी बढ़िया होकर चलेगी। डन है? कोई डाउट अब फिर पूछे। बच्चों जैसे आपने कहा शेयर ट्रांसफर में ए और बी का एग्रीमेंट भी होगा, ठीक है, तो ये इसमें लिख के देता, लॉ में क्या लिखा है, आइदर टू ए रजिस्टर्ड। अब दूसरे केस तो क्या है, टू इज ऑर्डर, तो एग्रीमेंट में ए लिख के देता कि बी को पे करो, तो किसको मिल जाता, बी को। और वो बैंकर वाला तो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि बैंक जब बैंक का एग्रीमेंट साइन होता है गिरवी का, उसमें ऑटोमेटिक बैंक के पास राइट चले जाते हैं, तो या तो ए को मिलेगा उसके ऑर्डर से मिलेगा, तो आइदर ए गिव द ऑर्डर तो इट विल गिव टू बी, ठीक है। लेकिन डीड पेंडिंग है तो लॉ ना देकर होल्ड पे रख देगी, और होल्ड पे रखने का मतलब यह है कि ए ने अभी कोई डायरेक्शन नहीं दी, ए खुद लेना चाहता है, इसका मतलब यह है। जबकि 99% केस में क्या होता है, जब हम शेयर बेचते हैं यार, जब शेयर बिक गए तो पहली बात हो जाती है इसका डिविडेंड आज के बाद का मेरा होगा। देखो प्रैक्टिकली समझो, मान लो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 सितंबर को, शेयर मैंने 15 सितंबर को बेच दिए, जब 15 सितंबर से शेयर ही मेरे हो गए तो उस दिन के बाद सुख दो शेयर का मेरा है, तो वो लिखा जाता है। लेकिन कहीं नहीं लिखा तो लॉ मेकर होल्ड पे रख देंगे। इफ ए इन द एग्रीमेंट लिख देगा कि पे टू बी, तो बात ही खत्म हो जाएगी, बी को देके खत्म कर देंगे उस केस के अंदर। डिपेंड करता है होगी क्या नहीं होगी, इट डिपेंड्स, पार्टी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि हर, अब कई जिस बंदे को नॉलेज नहीं है सामने वाले को, वो सोचता है बी को क्या देना, ये भी मैं ही ले जाऊंगा 20-30 हजार रुपए, ठीक है ना, क्या देना, तो डिपेंड करता है। तभी लॉ मेकर ने ऐसा रूल बना के चला। डन है बच्चों? चलिए बस इतना ही करते हैं बच्चों, क्लास को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।